अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर मैं आप लोगों को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बताऊंगा। एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं काफ़ी ज़्यादा एंट्री टेस्ट वाले आप लोगों को पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। एंड वाली असाइनमेंट भी पास पेपर के क्वेश्चन में से होगी। आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन के साथ ये लेक्चर सुनना है। मेरा हर पॉइंट एमसीक्यूज़ होगा। न्यूटन के लॉ से कई सौ साल पहले अबू अली सीना ने कहा था, ना तो कोई चीज़ खुद से रेस्ट में आ सकती है और ना ही खुद से मूव कर सकती है। अब फोर्स एक टेंडेंसी है जो मोशन को प्रोड्यूस भी करती है और मोशन को स्टॉप भी करती है। इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, या अगर हम एक्सेलरेशन की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे तो ये बन जाएगा। और आगे फाइनल फार्मूला हमें पता है एम डेल्टा वी डेल्टा पी होता है। तो ये हमारे पास फोर्स के फार्मूलाज हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू एम में हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब मास कांस्टेंट बॉडी का रहेगा, और ये वाला फार्मूला डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब मास कांस्टेंट ना रहे। जिस तरह रॉकेट प्रोपल्जन के अंदर उसका फ्यूल बर्न हो रहा था और उसका मास वेरिएबल होता है, तो तब हम फोर्स का ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है जो कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स का यूनिट डाइन है, वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में यूज़ होता है। सीजीएस सिस्टम के अंदर लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है, और 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन्स होते हैं। ये एमसीक्यूज आता है। अब फोर्स के इफेक्ट क्या हैं? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगी, उस पर फोर्स लगेगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सेलरेशन पैदा होगा फोर्स की डायरेक्शन में, और वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर मोशन में फोर्स एक्ट करती है तो इसके 3 केसेस बन सकते हैं। अगर तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग होगा, और वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर फोर्स लग रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अपोजिट टू वेलोसिटी होगा, और वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है तो इसके 2 केसेस हैं। अगर तो 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के लग रही है तो फिर वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा जो कि सेंट्रीपिटल होता है, और वर्क डन 0 होगा। और अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन के फोर्स कोई एंगल ऐसा बना रही है कि वो 0 से 90 के दरमियान में है, तो पहले वो बॉडी एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगी और उसका वर्क डन 0 होगा। याद रखें कि जो डिफ्लेक्टिंग फोर्सेज हैं उनकी वजह से वर्क डन 0 होता है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो कि इरा था 1642 से 1727 तक का, काफ़ी ब्लैक एंड वाइट दौर था। अब इसके आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। न्यूटन लॉ सिर्फ हैवी बॉडीज़ पे एप्लीकेबल होते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड कम हो। न्यूटन लॉ सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज़ होती है जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, जहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तभी उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो ये हमें बताता है कि अगर किसी बॉडी पे ढेर सारी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं मगर उनका रिजल्टेंट नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो फिर वो बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो फिर वो मूव करती रहेगी। अब ये जो चीज़ होती है जो स्टेट को मेंटेन रखती है, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। और किसी बॉडी का जो मास होता है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बताता है इनर्शिया की। मास ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा अपनी स्टेट को चेंज होने में। और इसी तरह जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स को डिफाइन करता है, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताता है। फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स का कॉन्सेप्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से निकला है। ये एमसीक्यूज आता है। अब पास पेपर के मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो इसका क्या मतलब है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये सी वाला है कि उस पर जितनी भी फोर्सेज हैं उन तमाम का कॉम्बिनेशन 0 है, यानी वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। इसी तरह हमारे पास है कि रिलक्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट, स्टेट को जो चीज़ चेंज नहीं करने देती वो इनर्शिया होता है। अब आप लोगों को ये एक इंक्लाइंड प्लेन नज़र आ रही है, ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। इसके ऊपर एक मैस m पड़ा हुआ और वो एक स्पोर्ट के साथ अटैच है। तो हमने इस मैस m के अंदर इस स्पोर्ट की वजह से जो टेंशन जनरेट हो रही है, क्योंकि मैस आगे मूव कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड, तो ये जो टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर है ये कैलकुलेट करनी है, और नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स। तो आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन से समझना है। अब ये देखें, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये फोर्स इस तरह नॉर्मल अपवर्ड, क्योंकि इस मैस का मैस जो है इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये नॉर्मल की फोर्स एक्ट कर रही है। और टेंशन, अगर ये मैस हमारा डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो टेंशन इस तरह अपवर्ड स्ट्रिंग के अंदर होगी। तो ये देखें मैंने टेंशन भी शो कर दी है। अब इसका मैस एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ये फर्ज करें कि हमारी वो मैस एम है, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, ये टेंशन की फोर्स लग रही है, और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, और ये नीचे वेट इस बॉडी का एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है।
अब इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि हम लोग अपनी मर्जी से एक्स और वाई एक्सिस को शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि दो फोर्सेज में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब ये जो टेंशन की फोर्स है इधर मैं एक्स एक्सिस कंसिडर कर लूंगा और ये जिधर नॉर्मल की फोर्स है इधर मैं वाई एक्सिस कंसिडर कर लूंगा। ये देखें, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है जिधर नॉर्मल की फोर्स है। अब इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, ये वेट एम जी नीचे एक्ट कर रहा है। अब आप देखें कि ये जो एम जी वेट है ना ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है जिधर टेंशन है और ना ही ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है जिधर ये नॉर्मल की फोर्स है, बल्कि ये इंक्लाइंड है, एंगल थीटा बना रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, हमने इस एम जी को इस वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे लेकर आना है। तो अब मैं इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने लगा हूँ इस वेट एम जी के। अब आपको पता है कि ये जो थीटा है एंगल, ये टोटल एंगल हमारे पास ये नॉर्मल और ये जो टेंशन है ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है तो ये रिमेनिंग एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब हमें पता है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये वेट के एम जी साइन कंपोनेंट बनेगा और ये जिधर थीटा बन रहा है नॉर्मल के ऊपर ये इसके एम जी कॉस थीटा होगा। अब यही वेट के कंपोनेंट मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ, ये जो एम जी है तो ये हमारे पास इसका कॉज वाला कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा था, थीटा के सामने ये साइन वाला कंपोनेंट है। तो अब चूंकि एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इस वेट का एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट इधर ड्रा करूंगा जिधर ये आपको रेड स्पॉट नजर आ रहा है, तो ये एम जी साइन थीटा। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैंने इस वेट एम जी के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए हैं तो मैं बाकी चीज़ें रिमूव कर दूंगा। ये देखें, अब मैंने इस एम जी की जगह ये जो हमारा वेट एम जी था उसकी जगह मैंने इसके कंपोनेंट्स लिख दिए, एक एम जी साइन थीटा और एक एम जी कॉस थीटा। अब देखें नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है, नॉर्मल के बिल्कुल इक्वल आ रहा है एम जी कॉस थीटा, ये देखें अपोजिट डायरेक्शन में। और टेंशन की तरफ देखें, टेंशन किसकी इक्वल आ रही है, एम जी साइन थीटा के। तो यही हमारे से उन्होंने पूछा था कि नॉर्मल फोर्स किसकी इक्वल है और टेंशन किसकी इक्वल है। अब यहाँ से आप लोग याद रखें कि नॉर्मल फोर्स के अपोजिट हमेशा एम जी कॉस थीटा होगा। जब भी ये इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन है तो आप लोगों ने ऐसे करना है जिस तरह मैंने एक्स और वाई एक्सिस को शिफ्ट कर लिया था, और इसी तरह जो आप लोगों के पास टेंशन के अपोजिट होगा वो एम जी साइन थीटा होगा वेट का कंपोनेंट। अब इसी तरह एक पास पेपर में से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप लोगों के सामने ये एक इंक्लाइंड प्लेन उसी तरह ही है। अब इंक्लाइंड प्लेन का ये देखें, ये एक मैस एम पड़ा हुआ था जिसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि इसका एम जी वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था और हमारे पास ये देखें एम जी वेट नीचे की तरफ और इसके अपोजिट बिल्कुल नॉर्मल की फोर्स एक्ट कर रही है। तो अब हमसे पूछा ये क्वेश्चन में जा रहा है, ये देखें मैंने वेट की उसी तरह कंपोनेंट्स बना लिए, ये जो एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। तो अब उसने पूछा था हमसे कि इस नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगी, तो ये आपको पता है कि ये जो वेट का कॉज वाला कंपोनेंट है उसके इक्वल होगी, जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके भी दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन का सेकंड लॉ ये बताता है कि जब किसी चीज़ पे नेट फोर्स ही एक्सेलरेशन पैदा करती है, अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें मेजरमेंट देता है फोर्स की, क्योंकि इसका फार्मूला होता है F = m में, तो इसकी मदद से हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्वांटिटेटिव नेचर फोर्स की बताता है। किसी भी बॉडी पे ढेर सारी फोर्सेज एक्ट कर सकती हैं मगर उन तमाम के रिजल्टेंट की वजह से एक्सेलरेशन एक ही पैदा होता है, यूनिक होता है। अब ये इसके कुछ मैथमेटिकल फॉर्म है, एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसका वैल्यू 1 होता है, तो F net = ma। ये फार्मूला अब आपने याद रखना है। अब कुछ केसेस हैं वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन और मास का क्या रिलेशन है, इनवर्स का। तो अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं तो उनकी एक्सेलरेशन की रेशियो कैसे निकालेंगे, a1/a2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से m2/m1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मास को कांस्टेंट कंसीडर किया जाए तो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दो बॉडीज के एक्सेलरेशन की रेशियो a1/a2 इक्वल होगा f1/f2 के। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर हमारे पास ये रिलेशन बनेगा, फोर्स और मास डायरेक्टली रिलेशन इनमें होगा, F1/F2 इक्वल होगा M1/M2 के। तो ये रिजल्ट्स आप याद रखें। अगर कोई भी क्वांटिटी उसने कांस्टेंट नहीं कहा तो फिर एक्सेलरेशन इस रेशियो से निकालेंगे, a1/a2 फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से F1/F2 की इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय M2/M1, क्योंकि एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब कुछ पास पेपर के क्वेश्चन में आपको न्यूटन सेकंड लॉ में से करवाता हूँ। एक इंजन है वो एक कार के अंदर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, अगर उतने ही मास की कार उसके साथ और अटैच हो जाए तो फिर एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा। अब देखें आप, इसमें मास डबल हो रहा है तो हमें पता है अगर मास डबल हो तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनमें इनवर्स का रिलेशन है। तो पहले 6 था और 6 का हाफ करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। अब ये दूसरे क्वेश्चन में देखें कि 12 न्यूटन की फोर्स 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो अगेन देखें वो फोर्स
फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछ रहा है, मैथ्स उसने अंदर नहीं दिया, तो हमें पता है फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसमें आप लोग देखें सिंपल वैल्यूज़ प्लग इन करके आप लोगों ने F2 निकाल लेना है, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ठीक बनेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, वो कहता है कि 6 न्यूटन की फोर्स 1 kg मास पे एक्ट कर रही है और उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो वो कहता है कि कितना टाइम लगेगा। तो ये हमें पता है, अब फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन की जगह लिखें तो ये बनेगा। अब उसने मास भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, टाइम निकालना है, फोर्स भी गिवन है, तो वैल्यूज प्लग इन करके टाइम 5 सेकंड हमारे पास आ जाएगा। आगे वो हमें ये कहता है कि ये 3 केसेस हैं हमारे पास ए बी सी, जैसे कि आप लोगों को ये डायग्राम में भी नज़र आ गया है। तो वो कहता है कि इनमें से ए बी सी केसेस में से किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप पहले ए ऑप्शन में 1 kg मास को देखें, इस पे 2 फोर्सेज एक्ट कर रही है, 7 न्यूटन राइट साइड पे, 2 न्यूटन लेफ्ट साइड पे। तो टोटल फोर्स अगर हम एक्सेलरेशन देखें F/m होता है। नेट फोर्स क्योंकि दोनों फोर्सेज एंटी पैरेलल थी तो सब्ट्रैक्ट किया तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। दूसरे केस में आप देखें 10 न्यूटन और 5 न्यूटन हमारे पास पैरेलल हैं बी ऑप्शन में, तो टोटल फोर्स ऐड हो जाएंगी, ऊपर 15 न्यूटन और नीचे हमारे पास मास 1 kg था, तो एक्सेलरेशन हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसी तरह सी ऑप्शन में आप देखें 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं, इनका पहले रिजल्टेंट निकाल लें तो नेट फोर्स हमारे पास इस तरह से निकलेगी, जो कि ऊपर 5 आंसर आएगा, मास 1 kg था तो एक्सेलरेशन आ गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक बॉल है, उसका मास 1 kg है और उसके अंदर एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकालना है, तो अभी हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। फोर्स आगे एम में की इक्वल होती है, एम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि वो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट कब तक एक्सेलरेट होती रहेगी, जब तक उस पर रिजल्टेंट फोर्स लगती रहेगी। जैसे ही रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी वो एक्सेलरेट होना रुक जाएगी, तो इसका हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है। आगे आप टाइप ऑफ फोर्सेज में याद रखें 2 टाइप्स होती हैं, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं जिनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये कॉन्टैक्ट ना भी करें तो ये एक्ट कर रही होती हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्सेज हमारे पास जिस तरह ये टेंशन की फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो अब कॉन्टैक्ट फोर्सेज में से एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आता है, वो पहले मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट एक बता दूंगा, वही आपने अप्लाई करना है, मगर पहले मैं आपको एक समझा लूँ। ये हमारे पास 2 मैसेज हैं, M1 और M2 आपस में अटैच हैं। M1 पे फोर्स लग रही है सिर्फ एक मैस पे, इस वजह से इन दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन कंबाइन प्रोड्यूस होगा वो A है। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, उसका मतलब होता है मैं दोनों मैसेज सेपरेट करता हूँ। M1 पे F फोर्स लग रही थी, इस फोर्स लगने की वजह से ये M1 वाला जो मैस है ये M2 पे फोर्स लगाएगा। ये हमारे पास M2 था और इस पे इस तरह ये फोर्स लगाएगा M1। अब M2 रिएक्शन लगाएगा पीछे की तरफ, तो ये M2 का रिएक्शन था जो M1 पे लग रहा है, और हमें पता है कि एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, तो इतनी ही फोर्स M2 पे भी लगेगी। अब आप लोग देखें M1 के ऊपर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगाने लगा हूँ, इसके ऊपर कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक F कर रही है और एक R। तो मैं F माइनस R, ये रिजल्टेंट फोर्स इसमें एक्सेलरेशन पैदा करेगी, जबकि M2 पे एक ही फोर्स रिएक्शन की एक्ट कर रही है। अब आप लोगों ने इधर R की जगह ये R की वैल्यू M2A पुट कर देनी है, तो ये हमने पुट किया, माइनस M2A उधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से एक्सेलरेशन हमने कॉमन निकाला, तो ये एक्सेलरेशन का रिजल्ट याद रखें। ये F4 जो किसी भी एक मैस पे एक्ट कर रही है इस सूरत में M1 पे, और नीचे ये F वो वाली 4 जो एक मैस पे एक्ट करेगी, और नीचे टोटल मैस से डिवाइड कर दें तो ये इनका कंबाइन एक्सेलरेशन दोनों मैसेज का आ जाएगा। किस सूरत में, जब ये दोनों आपस में अटैच होंगे और फोर्स एक मैस पे लगेगी। अब हम ये वाली रिएक्शन की फोर्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स है रिएक्शन की। यहाँ से कोई टर्म याद रखें, F क्या थी जो M1 पे एक्ट कर रही है, M1 प्लस M2 टोटल मैस था। अब रिएक्शन निकालने के लिए देखें M2A, और A जो अभी आपने कंबाइन एक्सेलरेशन निकाला था वो इसमें पुट कर दें, तो वो मैं पुट करूँगा तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज करें ये जो M1 पे फोर्स लग रही है वो 20 न्यूटन की है, M1 5 kg, M2 10 kg है, तो इस तरह A निकाल लेना आपने, 4 डिवाइडेड बाय टोटल मैस, तो ये आंसर है। और रिएक्शन की फोर्स कैसे निकलेगी M2 पे, वो भी आपके सामने आंसर आ गया। अब हमारे पास इस केस में क्या है कि ये दोनों मैसेज आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए बल्कि एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो M1 पे फोर्स देखें लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही है, जब इस पे लेफ्ट साइड पे फोर्स एक्ट करेगी तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा होगी, क्योंकि ये जो M2 के साथ ये स्ट्रिंग अटैच है, तो ये इस M1 को पीछे की तरफ खींचेगा। इसलिए ये जो आपको टेंशन नजर आ रही है जहाँ पे रेड स्पॉट है, ये राइट साइड पे है। और M2 पे किधर टेंशन लगेगी, जाहिर है जब हम फोर्स लेफ्ट साइड पे लगा रहे हैं तो ये जो M2 है ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। पहले M1 मैस को देखें, ये इस पे फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पे, और टेंशन बिल्कुल इसके अपोजिट लगेगी जो कि हमारे पास राइट साइड पे है। और M2 में अगर हम देखें तो इस पे टेंशन हमारे पास लेफ्ट साइड पे लगेगी, क्योंकि ये जो फोर्स M1 पे लग रही थी वो लेफ्ट साइड पे थी और वो इस M2 मैस को लेफ्ट साइड पे खींचेगी। अब उसी तरह आप लोगों ने जिस तरह पीछे किया था, M1 पे पहले न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया, नेट फोर्स यहाँ पे कितनी आ जाएगी, F माइनस टी इक्वल टू M1A, और ये जो M2 है इस पे एक ही टेंशन लग रही है T इक्वल टू M2A। अब ये
जो टी का वैल्यू m2a है वो आप इधर पुट कर दें, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, यहाँ से f निकालें और अगेन वही हमारे पास फार्मूला एक्सेलरेशन का आ जाएगा, जो एक बॉडी पे फोर्स लग रही है, नीचे टोटल मास। और अगर आप लोगों ने ये टेंशन m2 मास पे निकालनी है तो उसका क्या तरीका होगा, t इक्वल टू m2a था, तो ये जो a की वैल्यू आई है इसको इधर प्लग इन करें, तो हमारे पास टेंशन निकालने का ये फार्मूला आ गया। अब देखें इनके अंदर से मैं आपको अब एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन करवाऊंगा। एक्सेलरेशन हमेशा याद रखें, एक बॉडी पे फोर्स लग रही होगी वो डिवाइडेड बाय टोटल मास, और ये जो आप लोगों ने दूसरे मास पे रिएक्शन या टेंशन निकालना है उसका ये फार्मूला है कि वो मास मल्टीप्लाई बाय जितनी टोटल फोर्स किसी एक बॉडी पे लग रही होगी डिवाइडेड बाय टोटल मास। या इसका एक और तरीका भी है कि जब आपने कंबाइन एक्सेलरेशन निकाल लिया है तो जिस मास के अंदर फोर्स निकालनी है उसके मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये उसी तरह मैंने एग्जांपल दिया, फोर्स अगर करें 20 न्यूटन है, दोनों मैसेज हैं, कंबाइन एक्सेलरेशन निकलेगी और टेंशन निकलेगी। अब हम ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है, ये हमारे पास ए कार है, ये हमारे पास बी कार है, दोनों के मैसेज गिवन है, 20 न्यूटन की फोर्स m2 पे लग रही है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इनका कंबाइन एक्सेलरेशन निकालेंगे। आप लोगों ने बस डायरेक्टली ये फार्मूलाज याद रखने, फोर्स कितनी लग रही थी 20 की, टोटल मास कितना है हमारे पास दोनों का, 3 को 1 में ऐड किया तो 4, तो ये हमारे पास दोनों का कंबाइन एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने दूसरे नंबर पे फोर्स निकालनी है कि ये 20 न्यूटन की फोर्स की वजह से ए पे कितनी फोर्स लगेगी। तो उसके मैंने आपको दो तरीके बताए थे, पहला क्या था कि इस ए के मास को इनके कंबाइन एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए वाली कार का मास कितना था 3 kg, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 न्यूटन। या दूसरा जो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था ये वाला कि मास कितना है हमारे पास 3 kg, फोर्स टोटल कितनी लग रही थी एक बॉडी पे, वो 20 की थी और डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो उससे भी वही आंसर आएगा 15। डेल्टा ऑप्शन इसका ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप देखें, ये आप लोगों के पास एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब ब्लॉक का वेट नीचे एक्ट कर रहा है तो वो एक्शन कर रहा है, और उसके बदले में सरफेस जो है वो ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन करेगी। अब यहाँ से आप दो तीन चीज़ें समझें, देखें ब्लॉक ने एक्शन किधर किया था, सरफेस पे, सरफेस ने रिएक्शन किस पे किया था, ब्लॉक पे। तो याद रखें ये जो एक्शन रिएक्शन है ये दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं, सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते, और ये इक्वल होते हैं, जितना एक्शन करेंगे उतना रिएक्शन आएगा, और ये सेम नेचर के होते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि फोर्सेज पेयर में एग्जिस्ट करती है, कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये भी मैंने आपको बताया, एक्शन रिएक्शन चूंकि इक्वल होते हैं इस वजह से इनकी रेशियो 1:1 होती है। उसके बाद याद रखें कि एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं, इस वजह से ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। सेम बॉडी पे अगर एक्ट करते होते तो फिर कैंसिल करना था। एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो सेम नेचर की होते हैं। नॉर्मल फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन होगा, ग्रेविटेशनल नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स का रिएक्शन हमेशा स्प्रिंग फोर्स होगा, यानी सेम नेचर होती है एक्शन रिएक्शन की। थर्ड लॉ कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, रियल लाइफ में, स्विमिंग के अंदर, वॉकिंग के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बंदे को देखें, ये पैडल नीचे की तरफ लगा रहा है, ये देखें ना बाईसाइकिल को ये पीछे की तरफ धकेल रहा है, एक्शन किधर हो रहा है, पीछे की तरफ, और उसके नतीजे में रिएक्शन आगे को हो रहा है। तो ये आपने याद रखना है। अब पास पेपर के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। किताब टेबल पे पड़ी हुई है तो जाहिर है एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है वेट, और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ रिएक्शन हो रहा है, और दोनों में एंगल कितना होगा 180 डिग्री, यही उसने पूछा था। फिर वो कहता है अकॉर्डिंग टू किस लॉ के सिंगल अनस्टेबल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो थर्ड लॉ कहता है कि फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। फिर वो कहता है कि एक गेम ऑफ ठग ऑफ वॉर्स है, उसके अंदर वो कहता है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। दो टीम्स हैं, वो पुल को रोप को खींच रही हैं 10⁴ न्यूटन से, तो रोप के अंदर टेंशन कितनी होगी। बच्चे फ़ौरन से जीरो कर देते हैं। देखें दोनों तरफ से फोर्स लग रही है तो फोर्स जीरो तो नहीं ना होगी, टेंशन तो रोप के अंदर होगी ना। और दूसरा मैंने आपको कहा था एक्शन रिएक्शन ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। तो अब याद रखें, आप लोगों ने की फैक्ट याद रखना है कि जो टेंशन है रोप के वो सिंगल फोर्स के इक्वल होगी, जितनी फोर्सेस लग रही है ना दोनों साइड से एक फोर्स के इक्वल होगी। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि 9 हमारे पास कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के, उनको एक टेबल के ऊपर आप लोगों ने जोड़ देना है, और फिर आपने बताना है कि 5वें कॉइन के ऊपर छठे वाला कॉइन कितना रिएक्शन कर रहा है। तो मैं एक टेबल की सरफेस बनाता हूँ और ये मैंने इनके ऊपर 9 कॉइन्स को जोड़ दिया है। अब बॉटम से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये वाला हमारे पास है 5 कॉइन, इसके ऊपर 6 वाले का मैंने रिएक्शन देखना है। अब इस 5 वाले के ऊपर 4 और कॉइन्स पड़े हुए हैं, ये देखें, तो मतलब इसके ऊपर जो रिएक्शन इसका होगा वो इन 4 कॉइन्स के इक्वल होगा, यानी इसका ऑप्शन 4 mg है। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं कि जब हम बोट में से जंप करते हैं रिवर के अंदर, रिवर में वो खड़ी थी, तो रिवर किधर और बोट किधर को मूव करेगी। देखें आपने जब जंप लगाया तो आपने एक्शन पीछे को किया था और रिएक्शन आगे को हुआ, आप आगे चले गए, और बोट किधर को करेगी, जिधर आपने एक्शन किया था और वो बैकवर्ड था। अब ये कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं पास पेपर्स वाले, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर ये असाइनमेंट के क्वेश्चन कर लिए तो न्यूटन लॉज में से जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको हैंडल कर लेंगे। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन हैं, ये मैंने इनका एंड पे सोल्यूशन भी दे दिया हुआ है, आप लोगों ने विदाउट सोल्यूशन ये करने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।